तो हमारे ड्रामा पहला जो राउंड है उनका कंप्लीट हो चुका है। फिक्शन का एक राउंड कंप्लीट हो चुका है और ऐसे का एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। ड्रामा, फिक्शन और ऐसे। अब हम बढ़ते हैं पोइट्री सेक्शन की तरफ। ठीक, एक लास्ट जो हमारा सेक्शन है इसमें लिटरेचर के हिसाब से, वो कौन सा सेक्शन है? पोइट्री। पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में कुल मिला के आपके 8 पोइम है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, डैफोडिल्स है, और टू द वेस्ट विंड है, और ऑन अ ग्रेशियन अर्न है, माई लास्ट डचेस है, माई लास्ट डचेस है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है, डांस ऑफ यूनिक्स है। ठीक, और एक पीजी में पोइम है हमारे, पीजी वाले में ग्रंथ है, द वेस्टलैंड। ठीक है, कुल मिला के कितनी पोइम है? 9 पोइम है सिलेबस में, यानी पोइट्री के सेक्शन के हिसाब से 8 पोइम्स हैं, और साथ में हमारा एक क्या है? द वेस्टलैंड है। कुल मिला के कितनी पोइम है? 9 पोइम है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज, वो है आपके लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस। लिटरेरी फॉर्म्स ऑब्लिक डिवाइसेस। लिटरेरी फॉर्म्स ऑब्लिक डिवाइसेस। पॉइंट नंबर ई और एफ। देखो, एक आपका ई है और एक एफ है। ये वाला पोर्शन, ये है हमारा लिटरेरी फॉर्म्स, और ये है फिगर्स ऑफ स्पीच। एक लिटरेरी फॉर्म है, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है। 2022 से पहले, यानी अक्टूबर 2022, 14 अक्टूबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ लास्ट आपका, उससे पहले जब हमारा सिलेबस था तो उसमें इनके नाम मेंशन नहीं थे कि कौन सा लिटरेरी फॉर्म या फिगर ऑफ स्पीच हमें आना है, उसका कोई नाम मेंशन नहीं था। और लगभग उस समय मैंने क्लास में जब 50-50, 60-60 फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स पढ़ाए मैंने उस समय। लेकिन अब हमारे सिलेबस में केवल ये ही लिमिटेड हैं, जिसमें ऊपर ये दिया हुआ आपको जो नाम लिखे हुए दिख रहे हैं, और नीचे ये जो फिगर ऑफ स्पीच हैं ये नाम दिख रहे हैं, हमारे सिलेबस में इतने ही हैं। समझिए मेरी बात। तो चूंकि इनका इस्तेमाल होता किस में है? पोइट्री में। किस में? जनरली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल पोइट्री में होता है। तो पोइट्री को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, ताकि जब पोइम पढ़ें तो आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, पहचान पाएँ कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का किसी लाइन में इस्तेमाल हुआ है। ये आपको सर्च आउट करना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहाँ इस्तेमाल हुआ है।
अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली तो यही है, इसका मतलब क्वेश्चन इन्हीं के रिगार्डिंग होने हैं। लेकिन जब पोइम जो दी हुई है, तो पोइम में अगर इनके अलावा भी अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसका मतलब वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान में रखने हैं। वो जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से इस्तेमाल हो सकता है इनसे बाहर भी कोई इस्तेमाल हो जाए। तो ये तो है ही है। इनके अलावा वो जो हमारी पोइट्री में इस्तेमाल हुए हैं इधर उधर, उनको भी आपको देखना है। ठीक, तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और ये टॉपिक हमारा है किसके नाम से? लिटरेरी टर्म्स के नाम से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। लिटरेरी टर्म्स के नाम से हमारा यह टॉपिक है। देखो, तीन शब्द हमने यहाँ पढ़े हैं, दिख रहे हैं अभी आपको, वहां देखोगे आप, यहाँ लिखा है लिटरेरी फॉर्म और यहाँ लिखा है फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, लिटरेरी फॉर्म और ये दूसरा है फिगर्स ऑफ स्पीच और उधर है लिटरेरी टर्म। अब लिटरेरी टर्म की अगर आप बात करते हैं, तो लिटरेरी टर्म का मतलब ऐसा कोई टर्म, ऐसा कोई वर्ड जिसका संबंध लिटरेचर से है, वो आपके लिए क्या कहलाती है? लिटरेरी टर्म कहलाती है। एनी टर्म विच इज यूज्ड इन लिटरेचर और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट इज नॉन एज और टर्म्ड एज लिटरेरी टर्म। कोई भी शब्द ऐसा हो जिसको लिटरेचर में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए किस रूप में आती है? लिटरेरी टर्म के रूप में आती है। जैसे मैंने आपको कहा कि ड्रामा, मान लो मैंने इस्तेमाल किया वर्ड ड्रामा, तो ड्रामा वर्ड जो है आप कहीं ना कहीं लिटरेचर में पढ़ते ही हैं। तो लिटरेचर में आप ड्रामा पढ़ रहे हैं, तो ड्रामा सबसे पहले और कुछ है या नहीं, लेकिन ये लिटरेरी टर्म तो है। इट इज अ लिटरेरी टर्म। समझ गए? मैंने कहा फिक्शन, अब फिक्शन आगे क्या है वो बात की बात है, लेकिन ये लिटरेरी टर्म तो है ही है, लिटरेरी टर्म। ठीक है, मैंने कहा सिमली, तो ये कुछ और है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन ये लिटरेरी टर्म तो है ही है। इसका मतलब ऐसे कोई भी टर्म आप कुछ भी बोल लो। मैंने कहा मेटाफिजिकल, जैसे जॉन डन पढ़ेंगे आप, तो आपको पता है कि जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट है, मेटाफिजिकल है। तो इसका मतलब मेटाफिजिकल भी अपने आप में क्या है? एक लिटरेरी टर्म है। यानी ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई वर्ड जिसका संबंध लिटरेचर से है, एंड वी आर टॉकिंग इन टर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो एनी टर्म विच इज यूज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर इज नॉन एज या इज टर्म्ड एज लिटरेरी टर्म। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई भी शब्द उठाए आप, एसाइड, एसाइड आ गया, लिटरेरी टर्म है। सोली लिखी, लिटरेरी टर्म है। कुछ भी हो, कोई भी वर्ड हो जिसको हम लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नॉन एज या दैट इज टर्म्ड एज लिटरेरी टर्म। उसको किस नाम से जानते हैं? हम लिटरेरी टर्म के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? ये पहला शब्द है जिसको हमें दिमाग में रखना है, और ये हमारा है हो गया लिटरेरी। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है लिटरेरी फॉर्म। लिटरेरी फॉर्म, अब ये तो बड़ा एक मटका मान लो आप, उस बड़े मटके में सब चीजें अंदर हैं, और मटके का नाम है लिटरेरी टर्म। ठीक, उस बड़े पोट में, बड़े बर्तन में, बड़े मटके में, जो कढ़ाई है उसके अंदर, तो कढ़ाई जो है वो आपकी कौन है? लिटरेरी टर्म। उस कढ़ाई में से एक शब्द निकला आपके लिए, क्या? लिटरेरी फॉर्म। तो लिटरेरी फॉर्म क्या है? इस जब भी आपको लिटरेरी फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए, जब भी आपसे कोई लिटरेरी फॉर्म के बारे में बात करे, इसका मतलब लिटरेरी फॉर्म जो है, इसका सीधा सीधा संबंध किसी ना किसी लिटरेरी स्ट्रक्चर से है। किससे? लिटरेरी फॉर्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लिटरेरी स्ट्रक्चर। कोई भी लिटरेरी स्ट्रक्चर है, इसका मतलब वो अपने आप में क्या है? लिटरेरी फॉर्म है। क्या है वो? लिटरेरी फॉर्म। जैसे मान लो आपने पढ़ा ऐसे फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज, पढ़ा या पढ़ेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा, तो ऑफ स्टडीज जो है, ये फ्रांसिस बेकन का स्टडीज, इसको जो ही आपने देखा और देखने के बाद आपने कहा कि ये एक ऐसे है,
आपने ये तो नहीं कहा कि एक सोनेट है, आपने ये तो नहीं कहा कि एक ड्रामा है, कहा क्या? आपने ये भी नहीं कहा कि एक नोवेल है, नहीं कहा। इसका मतलब आप जानते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बनेगा, जो जो फॉर्म में बना हुआ है ऐसे वाला, उस स्ट्रक्चर को हम जो नाम देने वाले हैं वो नाम क्या है? ऐसे है। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? जैसे आप चिट्ठी लिखते हैं घर में, लेटर लिखते हैं, पत्र लिखा होगा आपने, आपने लिखा या किसी दूसरे ने लिखा और आपके पास पहुंचा, आप देखते कहेंगे लो चिट्ठी आई है, आप ये थोड़ी कहते हैं लो ड्रामा आया है, चिट्ठी आई, क्योंकि आपको पता है कि ये लेटर, इसका जो स्ट्रक्चर में जो चीज लिखी जाती है वो क्या होगा? लेटर ही होगा। तो जो स्ट्रक्चर होते हैं, यानी जिस संरचना में कोई चीज लिखी है, वो अपने आप में एक तरह से क्या होती है? लिटरेरी फॉर्म होती है। क्या होती है? लिटरेरी फॉर्म होती है। समझ गए? ड्रामा लिटरेरी फॉर्म है, ऐसे लिटरेरी फॉर्म है, फिक्शन लिटरेरी फॉर्म है, ठीक है, नॉवल लिटरेरी फॉर्म है, समझ रहे हो? पोइट्री लिटरेरी फॉर्म है, सोनेट लिटरेरी फॉर्म है, एलिजी लिटरेरी फॉर्म है, ओड लिटरेरी फॉर्म है, ड्रामेटिक मोनोलॉग लिटरेरी फॉर्म है। जैसे आपके सिलेबस में ऑन इज ब्लाइंडनेस दिया हुआ है, सोनेट है ना? वेस्ट विंड, ऑड टू द वेस्ट विंड, ओड है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड है, माई लास्ट डचेस ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मैकबेथ ड्रामा है, एज यू लाइक इट ड्रामा है ना? बर्थडे पार्टी ड्रामा है, मेयर ऑफ कास्ब्रीज नोवेल है, ठीक, क्राई द पिकॉक नोवेल है, और वेंडर ऑफ स्वीट्स नोवेल है, ऑफ स्टडीज ऐसे है, इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर ऐसे है। ये सारी फॉर्म है, ये सब की सब क्या है? फॉर्म है। दिस ऑल आर फॉर्म्स, ये सब फॉर्म है। तो इसका मतलब नाउ यू आर इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेयर या व्हेन वी यूज द टर्म फॉर्म, इन विच कॉन्टेक्स्ट वी कैन यूज द टर्म फॉर्म। फॉर्म कौन से कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होती है, आप समझ गए? तो फॉर्म जब भी आपके दिमाग में आए, फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। तो मैं ये कह सकता हूं कि लिटरेरी फॉर्म किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? लिटरेरी स्ट्रक्चर के लिए। तो क्या लिटरेरी फॉर्म लिटरेरी टर्म है? बिल्कुल है, लिटरेरी टर्म तो है, लेकिन लिटरेरी टर्म में भी स्पेशल हमारे लिए वो क्या है? लिटरेरी फॉर्म या लिटरेरी स्ट्रक्चर। समझ गए? क्लियर है? लिटरेरी टर्म क्लियर, लिटरेरी फॉर्म। तीसरा जो वर्ड आपके सिलेबस में दिया गया है वो लिखा है इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है? जो हमारे सिलेबस में तीसरा वर्ड दिख रहा है, तीसरी टर्म दिख रही है, वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच ग्रेड सेकंड के सिलेबस में आप देखेंगे तो वहां एक वर्ड लिखा हुआ है लिटरेरी डिवाइसेस। अगर आप भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे या देंगे एग्जाम, तो वहां देखा हो सिलेबस, तो वहां एक वर्ड लिखा हुआ है लिटरेरी डिवाइसेस। क्या है? लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक। और कहीं कहीं एक वर्ड हमें मिलता है लिटरेरी टेक्निक। हालांकि लिटरेरी टेक्निक एक अलग थोड़ी कॉन्टेक्स्ट में भी टर्म इस्तेमाल होती है, पर यहाँ इसके कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं। और एक वर्ड इस्तेमाल होता है फिगरेटिव लैंग्वेज। एक वर्ड इस्तेमाल होता है हमारा फिगरेटिव लैंग्वेज। तो साहब आपने कोई फॉर्म लिखी, आपने सपोज करो फॉर्म के रूप में आपने पकड़ा और टू द वेस्ट विंड, और टू द वेस्ट विंड। मान लो आपने एक फॉर्म लिखने की ठान ली और आपने एक फॉर्म लिखना चाह रहे हैं जिसका नाम क्या है? और टू दी वेस्ट विंड। है तो पीबी शैली की, लेकिन मान लो आप लिखना चाह रहे हैं। जो ही आपने इस और टू द वेस्ट विंड को लिखना शुरू किया, तो आप क्यों लिख रहे हैं? किस मकसद से लिख रहे हैं उसको? क्या है आपका टारगेट? व्हाट इज योर टारगेट टू राइट दैट ओड, दिस ओड? क्या टारगेट है आपका? क्यों लिखना चाह रहे हैं आप? हाँ, क्यों लिखना चाह रहे हैं? क्यों लिखना चाह रहे हैं? इसलिए लिखना चाह रहे हैं मैं लिखूं और दुनिया फेंक दे इसको? ये तो किसी का मकसद नहीं हो सकता। क्यों लिखना चाह रहे हैं? या तो आपके मन में कोई विचार आया, आपके मन में कोई आइडिया आया, और उस आइडिया को आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, यानी आपके मन में जो थीम है उसको पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक। और गांव में एक कहावत कहते हैं, रों तो जाए और मरोड़ा की खबर ले आवे। कि मरे मरे लिखे जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, इसका मतलब उसमें मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। तो जब आप अपना कोई थीम, इतना बड़ी चीज को लेके लिखना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपका मकसद ये है, आपका टारगेट ये है कि लोग
उसको पसंद करें, लोग उसको लाइक करें, यानी लोगों को अपनी तरफ वो क्या करे, अट्रैक्ट करे। भाई आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जो पोइम हो या आपका जो भी ओड है, इसका मतलब आप क्या चाहते हैं, वो कैसी हो, अट्रैक्टिव हो। बोलो चाहते हैं कि नहीं चाहेंगे? हर कोई चाहता है कि वो कैसी हो, अट्रैक्टिव हो। आप ये भी चाहते हैं कि वो इंप्रेसिव भी हो, कैसी हो। आप ये भी चाहते हैं कि वो इफेक्टिव हो, क्या, प्रभावी हो, लोगों पर उसका क्या है, प्रभाव पड़े, इम्पैक्टफुल हो। कोई बात है कि लोगों का उसके ऊपर क्या जाए, इम्पैक्ट जाए, इम्पैक्टफुल हो, ठीक। डेकोरेटिव हो, कैसी हो, डेकोरेटिव हो, ठीक है। यानी कुल मिला के उसमें एस्थेटिक, एस्थेटिक प्लेजर हो। कैसा प्लेजर, यानी सौंदर्यात्मक प्लेजर उसमें हो, खूबसूरती उसमें एक तरीके से। तो आप ये चाहते हैं कि आप जो भी पोइम लिख रहे हैं, जो भी वर्क आप लिख रहे हैं, वो कैसा लगे, अट्रैक्टिव लगे, वो कैसा लगे, इंप्रेसिव लगे, वो कैसा लगे, इफेक्टिव लगे, वो कैसा लगे, इंपैक्टफुल लगे, वो कैसा हो, डेकोरेटिव हो, वो एस्थेटिक हो, और भी बहुत सारी चीजें, वो इल्यूमिनेटिव हो, है ना, ऐसे चमकने वाला हो, ठीक है, इल्यूमिनेट करने वाला हो, चमकने वाला हो, यानी ये सारी चीजें हो। और ये सब चीजें लाने के लिए आप जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो लैंग्वेज कहलाती है फिगरेटिव लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज। मान लो कोई गुरुजी स्कूल में है और गांव का कोई आदमी आए, ओ मास्टर उरा, तो मास्टर देखोगे पागल आदमी है, कैसे बोल रहा है, और गुरुजी धोख, तो हाँ भाई आ जा आ जा, गुरुजी खुश हो जाएंगे। तो बात तो दोनों में बुलाया है ना उसको, एक तो मास्टर इधर आ और एक गुरुजी धोख, तो दोनों में अंतर हो गया। वो फर्क किसका है, लैंग्वेज का। किसका फर्क है, एक बिल्कुल आड़ू अड़ियल लैंग्वेज है और दूसरी लैंग्वेज कैसी है, फिगरेटिव लैंग्वेज। बस लैंग्वेज को फिगरेटिव बनाने के लिए, लैंग्वेज को इंप्रेसिव बनाने के लिए, लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, इंपैक्टफुल बनाने के लिए, डेकोरेटिव बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है वो कहलाती हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। समझ गए मेरी बात? तो आपके दिमाग में पहला आइडिया आया कि मुझे एक फॉर्म बनानी है, आपने फॉर्म लिखा कि मुझे एक ओड लिखनी है। उस ओड को अच्छा कैसे बना सकते हैं, खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, उसको खूबसूरत बनाने का जरिया कौन है, फिगर ऑफ स्पीच। कौन है, फिगर ऑफ स्पीच। विद द हेल्प ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यू कैन मेक योर पोइम और योर वर्क इंपैक्टफुल, अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव, इफेक्टिव। वो सारा किसकी सहायता से बना सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच की सहायता से। इसका मतलब ये एक प्रकार की लिटरेरी टेक्निक है। आप अपने लिटरेरी वर्क को इंप्रेसिव बनाने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टेक्निक का नाम है फिगर ऑफ स्पीच। और ये फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपनी लैंग्वेज को कैसा बनाते हैं, फिगरेटिव। और फिगरेटिव लैंग्वेज जो ही बनेगी तो आपकी लैंग्वेज कैसी बन जाएगी, इंप्रेसिव हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, इंपैक्टफुल हो जाएगी, डेकोरेटिव हो जाएगी, एस्थेटिक हो जाएगी। इन सब के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। समझ में आ गई, क्लियर है? सो ऑल दीज टर्म्स आर वेरी क्लियर टू यू। नाउ व्हेन यू विल फोकस ऑन योर सिलेबस, यहां जब सिलेबस में देखेंगे आप तो यहां ऊपर लिखा हुआ है लिटरेरी फॉर्म्स। जब लिटरेरी फॉर्म्स लिखा हुआ है इसका मतलब सीधा समझना ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर है एक प्रकार का। ओड भी स्ट्रक्चर है, एलिजी भी स्ट्रक्चर है, बैलाड भी स्ट्रक्चर है, सोनेट भी स्ट्रक्चर है, इपिक भी स्ट्रक्चर है, गोथिक भी स्ट्रक्चर है, एलिग्री भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। ये सब के सब क्या है, स्ट्रक्चर है। और जब आपके फिगर ऑफ स्पीच लिखा है इसका मतलब ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, ठीक। सिमली कहें, मेटाफर कहें, पर्सोनिफिकेशन कहें, आयरनी कहें, हाइपरबली कहें, ओनोमोटिपी कहें, सिनोक्डेकी कहें या ऑक्सीमोरॉन कहें, दिस ऑल आर फिगर ऑफ स्पीच। ये सब के सब क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। समझ गए मेरी बात? तो इनका इस्तेमाल ऊपर वालों को इंप्रेसिव या अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही किया जाता है। इट्स क्लियर टू यू? लिख लो, लिखो, हेडिंग डालिए लिटरेरी टर्म्स। लिखिए लिटरेरी टर्म,
लिटरेरी टर्म की डेफिनेशन लिखिएगा, लिखिए, एनी टर्म और एनी वर्ड any term or any word which is used in any term or any word which is used in English literature, English literature, English literature is termed as is termed as termed is termed as literary term, termed as literary term. समझ गए? लिटरेचर, क्योंकि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में इस्तेमाल होने वाला कोई भी शब्द हमारे लिए वो क्या कहलाता है? लिटरेरी टर्म कहलाता है, यानी लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल, फॉर एग्जाम्पल मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल कोमा ओड, ओडीई ओड, कोमा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, और एलिजाबेथनेज, 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 ये सब के सब हैं, जो भी लिखे अलग अलग, ये सब अपने आप में क्या है? लिटरेरी टर्म है. सब के सब क्या है? ये लिटरेरी टर्म है. तो इन सब को हम मतलब लिटरेरी टर्म में कुछ भी डाल सकते हो आप, सब के सब लिटरेरी टर्म है. ठीक है? हाँ, टर्म है, सारी टर्म है, जिसको भी लिटरेचर में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब सब की सब क्या है? टर्म है. क्या है? टर्म. देखो, इंग्लिश लिटरेचर में एक बुक चलती है, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म. पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आई डोंट नो. अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, एम एच अब्राहम जो हैं, उनकी बुक है अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म. इसमें बुक की खास बात यह है कि अल्फाबेट से लिखा है, A to Z, A to Z. ठीक, और ये बुक आपके पास होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. 100% आपके पास ये बुक होनी चाहिए, नहीं हो तो आप दुष्ट हैं, क्योंकि इसमें से डायरेक्टली एग्जाम्पल सीधा उठा के डाल देते हैं कई बार, है ना. आपको डेफिनेशन वहां से पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, वो मतलब नहीं, लेकिन एग्जाम्पल उसमें जो दिए हुए हैं, जैसे सिमली खोल ली, सिमली का एग्जाम्पल देख लो, ध्यान हो जाएगा आपको. कई बार एग्जाम्पल उठा के सीधा वहीं से टिका देते हैं. तो जब इसको आप एम एच अब्राहम की बुक को पढ़ेंगे, खोलेंगे, तो इसमें जब A से Z, इसका मतलब आप यूं खोलोगे, ई पे जाना लिखा है एलिजाबेथनेज, ओ एलिजाबेथनेज पढ़ लो उसमें. आप मेटाफिजिकल एम खोलो, मेटाफिजिकल के बारे में पता लग जाएगा, पढ़ लो. आप ऐप पे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे ऐप में वर्ड लिखा हुआ होगा, ये उसी बुक का ही पेज है, देखो ये लिखा हो, देखो ऐप, ये ऐप पे जाओगे तो लिखा हो फिगरेटिव लैंग्वेज. तो फिगरेटिव लैंग्वेज भी अपने आप में क्या है? लिटरेरी टर्म है. इसमें पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है. उसमें सारा बता देगा, फिगर्स और सब सब समझ में आ जाएगा, पूरा लिखा हुआ है. हालांकि थोड़ी लैंग्वेज टफ है इसकी, लिस्ट लैंग्वेज है, लेकिन सब इसमें A to Z सारा मिल जाएगा. तो ऐसा सब जिसका भी लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, वो हमारे लिए क्या कहलाती है? लिटरेरी टर्म कहलाती है. बात समझ में आ गई? लिटरेरी टर्म, सभी लिटरेचर में आने वाले टर्म सभी हमारे लिए क्या है? लिटरेरी टर्म है. क्लियर हो गया? तो इस बुक को आप जरूर परचेज कर लेना, नहीं है तो, और है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक, नेक्स्ट लिखिए, अगला. समझ में आ गई बात? नेक्स्ट लिखिए, लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी
फॉर्म। देखिए लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी फॉर्म मीन्स, लिटरेरी फॉर्म मीन्स, literary form means, literary form means a literary structure, a literary structure, literary form means a literary structure, literary structure underline कर लो, literature literary structure। और 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 लिटरेरी जॉनरा, GENRE, लिटरेरी जॉनरा, GENRE, लिटरेरी जॉनरा, GENERE। वही लिटरेचर, लिटरेरी जॉनरा का मतलब ये होता है लिटरेचर, लिटरेरी विधा, विधा बोलते हैं इसको, या लिटरेरी फॉर्म या लिटरेरी स्ट्रक्चर। ठीक है, फुल स्टॉप। वी कैन से, we can say that, we can say that, we can say that a composition, we can say that a composition, समझ गए? तो एक तरह का क्या होता है, ये कंपोजिशन होता है, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक तरह का जॉनरा होता है, वो क्या कहलाता है, लिटरेरी फॉर्म कहलाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ड्रामा, समझ गए, ड्रामा, कोमा नोवेल, उपन्यास नोवेल, कोमा ऐसे, ऐसे, कोमा सोनेट, कोमा ओड, कोमा ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, कोमा बैलार्ड, BALLAD, बैलार्ड, एटसेट्रा ETC। ये सब जो आपने लिखे कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, लिटरेरी फॉर्म के हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिए अगला, लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस ऑब्लिक, लिटरेरी डिवाइस ऑब्लिक फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस ऑब्लिक फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच। लिखिए, it is, it is a literary technique, it is a literary technique which is, which is used, which is used, which is used to make a literary form, to make a literary form, to make a literary form attractive,
अट्रैक्टिव, कॉमा इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव, कॉमा इम्प्रेसिव, कॉमा इफेक्टिव, इफेक्टिव, कॉमा impactful, कॉमा डेकोरेटिव, डेकोरेटिव और एस्थेटिक। और फुल स्टॉप। We can say, full stop, we can say that we can say that with the help of we can say that we can say that with the help of we can say that with the help of figurative language, that with the help of figurative language or figure of speech or figure of speech, the writer or the poet, the writer or the poet, writer or the poet can represent himself, can represent himself in a very impressive manner, 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 in a very impressive manner। यानी बहुत इंप्रेसिव तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कौन, पोइट या राइटर, जो भी है वो अपने आप को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, या इनको हम क्या कह सकते हैं, लिटरेरी डिवाइस, या एक तरह से कौन सी लैंग्वेज है, फिगरेटिव लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, सिमली, सिमली, कॉमा मेटाफर, सिमली, मेटाफर, कॉमा personification, personification, simile, metaphor, personification, chiasmus, 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 और लिटोटस, और लिटोटस एटसेट्रा etc, और लिटोटस etc। तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए, ये तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे और भी बहुत सारे हैं, इसकी सहायता से आप किसी लैंग्वेज को क्या बना सकते हैं, इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब क्या इनका इस्तेमाल प्रोज में होता है या पोइट्री में? फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल पोइट्री में होता है या प्रोज में होता है?
दोनों में हो जाएगा, या पोइट्री में होगा या प्रोज में होगा, या डाउट है पोइट्री में, या डाउट है, बोलो जो भी है, बोलो डाउट है या क्लियर है। अरे बोल तो दो, अभी तो अपन पढ़ रहे हैं ना, क्या है, डाउट है तो ठीक है और क्लियर है तो ठीक है। चलो, इसका मतलब जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जनरली इनका इस्तेमाल पोइट्री में ज्यादा होता है, ज्यादा यूज और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से इनका इस्तेमाल किस में होता है, पोइट्री में। लेकिन आपकी जानकारी अगर गड़बड़ है तो दुरुस्त कर लें, इनका इस्तेमाल दोनों में होता है। इनका इस्तेमाल आप पोइट्री में भी कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल प्रोज में भी कर सकते हैं। ऑफ स्टडीज में फ्रांसिस बेकन ने कहा है, नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, दे नीड प्रोइनिंग। तो नेचुरल एबिलिटीज की तुलना किससे कर दी, नेचुरल प्लांट से कर दी। लेकिन वो तो ऐसे है, और ऐसे तो पोइट्री होता नहीं है, वो तो क्या होता है, प्रोज ही होता है। तो मेक योर सेल्फ करेक्ट, इफ यू आर इन एनी डाउट देन यू मेक इट वेरी क्लियर टुडे दैट फिगर ऑफ स्पीच कैन बी यूज्ड इन बोथ प्रोज एंड पोइट्री, बट स्पेशली दे आर यूज्ड इन पोइट्री। नोट डालो, लिखिए, लिखिए। लिखिए, फिगर ऑफ स्पीच figure of speech can be used, figure of speech can be used in both, figure of speech can be used in both prose and, in both prose and poetry, poetry, full stop। but स्पेशली, विशेष रूप से, बट स्पेशली these are used more impressively, these are used more impressively, these are used more impressively in poetry। ठीक है, तो दोनों में इस्तेमाल होता है, इनका इस्तेमाल प्रोज में भी होता है और इनका इस्तेमाल पोइट्री में भी होता है। प्रोज और पोइट्री दोनों में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन विशेष रूप से इनका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, पोइट्री में करते हैं। किस में करते हैं, पोइट्री में। क्लियर। तो अब लिखिएगा और हेडिंग डालो, फिगर्स ऑफ स्पीच। अभी हम लिटरेरी टर्म्स के तहत पढ़ रहे थे इनको, अब स्पेशल हेडिंग डालिएगा, फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच। और सबसे पहले लिखिए सिमिली। आपको होमवर्क दूंगा मैं बाद में, और आप जब भी सारे टेक्स्ट दोबारा पढ़ेंगे, रिवीजन में रिवाइज करेंगे, तब सभी प्रोज में, सभी पोइट्री में, सभी ड्रामा में, सभी फिक्शन में जहां जहां भी सिमली इस्तेमाल हुई है उसको उठा उठा के एक पेज छोड़ना, सिमली में लिखना वहां कि कहां कहां सिमली इस्तेमाल हुई है। समझ रहे हो, कर लोगे काम क्या, दोबारा रीडिंग करेंगे तब सब आप एक एक सब में देखेंगे, ड्रामा में कहाँ कहाँ सिमली इस्तेमाल हुई है, पोइट्री में कहाँ सिमली इस्तेमाल हुई है, फिक्शन में कहाँ सिमली इस्तेमाल हुई है। और आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो आप तुरंत बता देंगे कि सिमली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है। ये केवल सिमली के लिए नहीं करना, सभी के लिए काम करना है आपको, जो भी आपके सिलेबस में लिटरेरी टर्म्स दिए हैं। ठीक है, उन सब के लिए आपको करना है, और मैं देखूंगा, चेक करूंगा किसने किया है, कॉपी देखूंगा आपकी किसने किया है उसमें से, और नहीं करोगे उसको। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या है,
सिमली है। ठीक, पहला टॉपिक हमारे लिए क्या है, सिमली। देखो ग्रेड सेकंड के सिलेबस में अगर आप ग्रेड सेकंड की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां एक टॉपिक आता है पोइट्री अप्रिसिएशन का। क्या आपके नहीं है सिलेबस में, है ना, सेकंड ग्रेड में है ये एक टॉपिक, क्या, पोइट्री अप्रिसिएशन। और जब पोइट्री अप्रिसिएशन पढ़ते हैं तो पोइट्री अप्रिसिएशन का मतलब यही है कि पोइट्री अप्रिसिएशन में पोइट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो जब भी कोई पोइम, ध्यान से सुनना, ये अब हम पोइम पढ़ेंगे तो हमें भी हर पोइम का पोइट्री अप्रिसिएशन करना है। कि वो जैसे ऑन इज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे तो ऑन इज ब्लाइंडेड का पोइट्री अप्रिसिएशन आपको पता होना चाहिए उसका। तो जब भी हम पोइट्री अप्रिसिएशन की बात करते हैं वहां स्पेशल दिया है कि पोइट्री अप्रिसिएशन, यहाँ आपको 8 पोइम का क्या करना है, पोइट्री अप्रिसिएशन। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू पोइट्री अप्रिसिएशन, तो पोइट्री अप्रिसिएशन पढ़ते समय या पोइट्री अप्रिसिएशन करते समय क्या करते हैं आप, सबसे पहले पोइट्री अप्रिसिएशन करते समय ये देखते हैं कि पर्टिकुलर वर्क की थीम क्या है, कि किसी पर्टिकुलर पोइम की थीम क्या है। ये मैं आपको बाद में लिखवा भी दूंगा, ये तो इसकी कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ, अब देखना जब पोइम पढ़ेंगे तब। यानी थीम क्या है, जैसे ऑन इज ब्लाइंडनेस की थीम क्या है, अभी क्वेश्चन पूछा संस्कृत डिपार्टमेंट में कि ऑन इज ब्लाइंडनेस की थीम क्या है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें पर्टिकुलर पोइम की क्या पता होनी चाहिए, थीम क्या है उसका, थीम, समझ रहे हो, थीम। कई बार हो सकता है टाइटल, अगर आपके तो टाइटल दिए हुए हैं, वहां पोइट्री अप्रिसिएशन होता है तो टाइटल नहीं देते और आपसे पूछे बताए इसका टाइटल दीजिए, इसका टाइटल क्या है, कोई पर्टिकुलर पोइम कह दिया इसका बताओ टाइटल, बताओ किसका टाइटल क्या है। तीसरी बार आपसे पूछ सकता है कि कौन से मीटर में इसको लिखा हुआ है, मीटर पूछ सकता है, मीटर, आइम्बिक पेंटामीटर, है ना, मीटर, कि कौन से मीटर में उसको लिखा हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीटर कौन सा है उसका। हो सकता है कि आपसे पूछे कि क्या पूछ ले, राइम स्कीम, कि पर्टिकुलर वर्क की राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, राइम स्कीम क्या है, इसको बोलते हैं वर्सिफिकेशन ऑफ पोइट्री, है ना, वर्सिफिकेशन बोलते हैं इसको, पैरोडी। तो राइम स्कीम क्या है वो आपसे पूछ सकता है, राइम स्कीम पूछ ले आपसे। हो सकता है कि आपसे पूछे कि कोई फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है किसी पर्टिकुलर लाइन में, फिगर ऑफ स्पीच से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हो सकता है कोई वोकैब के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछ ले, पर्टिकुलर वोकैब का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जो हमें पोइट्री अप्रिसिएशन में पूछी जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। थीम पूछ सकता है आपसे, टाइटल पूछ सकता है आपसे, मीटर के बारे में बात कर सकता है आपसे, राइम स्कीम के बारे में बात कर सकता है आपसे, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात कर सकता है आपसे, और वोकैब के बारे में बात कर सकता है। ठीक, ये सब चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, पोइट्री एप्रिसिएशन में। तो जब आप ऑन इज ब्लाइंडनेस पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए ऑन इज ब्लाइंडनेस की थीम क्या है, उसका टाइटल तो खैर है ही, उसकी मीटर क्या है, उसमें राइम स्कीम क्या है, फिगर ऑफ स्पीच कौन से इस्तेमाल हुए, पर्टिकुलर शब्द इस्तेमाल हुआ है, या जैसे उसको बोलते हैं रेफरेंसेस या इल्यूजन्स, है ना, कि कोई शब्द जो है उसका रेफरेंस या उसका इल्यूजन क्या है वो पूछ सकता है उससे। तो ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं, पोइट्री एप्रिसिएशन में। तो इस पोइट्री एप्रिसिएशन का ही एक हिस्सा क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो हम उसी पोइट्री एप्रिसिएशन के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं टर्म कौन सी, फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पेशली लिखा हुआ है इसलिए हमारा इसके ऊपर फोकस ज्यादा हो रहा है। तो हमें क्या पढ़ना है, फिगर्स ऑफ स्पीच। ये बात समझ में आ गई आपको। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म कौन सी आई, सिमली। अब एक बात सुना है, सिमली को पढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और बताना चाह रहा हूं आपको, कि जब भी आपको फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन पूछेगा, वेन एवर एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है, डेफिनेशन, क्या, कि आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट इज अ सिमली, सिमली क्या है ना, डेफिनेशन पूछ सकता है, क्या, डेफिनेशन, कि व्हाट इज अ सिमली। दूसरा आपसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, विशेषताएं पूछ सकता है, विशेषता पूछ सकता है कि सिमली की कौन कौन सी विशेषता है, क्या क्या विशेषताएं सिमली की है। हालांकि ये डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों मिलती जुलती चीजें होती हैं, लेकिन दो हो गई बात ये। तीसरा,
एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, यानी आपको कोई एग्जाम्पल दे दे और पूछ लेगा कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, या उल्टा करे कि सिमली कौन से में इस्तेमाल हुआ है, तो 4 दे देगा। ये पीछे के क्वेश्चन देखना, पता लग जाएंगे आपको। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं किसके रिगार्डिंग, फिगर ऑफ स्पीच। पहला डेफिनेशन पूछ सकता है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, तीसरा एग्जाम्पल पूछ सकता है। ठीक। अब अगर मैं कहूं कि भाई जैसे अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड इज नोन एज, उसको कहा जाता है सिमली, पर्सोनिफिकेशन, लिटोटस, क्यासमस। तो सिमली, कंपैरिजन कर रहे हैं सिमली में। इनमें से सिमली की कौन सी विशेषता नहीं है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमली, तो उसका मतलब वहां से कर सकते हैं। या दे दिया जैसे डेफोडिल्स की पहली लाइन, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, इसका मतलब आपको कहेगा बताओ इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, सिमली। या आपको क्वेश्चन देगा कि इन 4 में से कौन से में सिमली यूज हुई है या कौन से में सिमली यूज नहीं हुई है। ये 5, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होता। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे किसमें, फिगर्स ऑफ स्पीच में। तो पहला डेफिनेशन पूछ सकता है, दूसरा विशेषताएं पूछ सकता है, तीसरा एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ सकता है, या उसका नाम लिख के नीचे आपको उसमें उसमें आइडेंटिफाई करवा सकता है। तो दोनों कैटेगरी किसकी होगी, वो एग्जाम्पल्स की होगी। ठीक, नोट डालो फिर। सिमली लिख दिया क्या आपने, नहीं लिखा, चलो नोट डालो, एक बार फिर लिखना सिमली, नोट डालो। लिख दिया तो हटा दो, लो मैं हटा रहा हूँ। लिखिए, द क्वेश्चन रिगार्डिंग 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 figures of speech can be the question regarding figure of speech can be can be as follows as follows as follows। बिल्कुल बच्चे की तरह समझा रहा हूं तुम्हारे को मैं, और अब भी समझ नहीं तो मार दूंगा जान से मैं। लिखो, पहला फर्स्ट लिखो डेफिनेशन, पहला पॉइंट लिखिए डैश करके, डेफिनेशन। डेफिनेशन समझ गए, आपसे क्या पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है। दूसरा सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। और तीसरा एग्जाम्पल्स, तीसरा एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा क्वेश्चन। which is not which is not an example of hyperbole, which is not an example of hyperbole। इनमें से हाइपरबली का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। लिखिए, 10,000 10,000 I saw 10,000 I saw at a glance, 10,000 I saw at a glance। write 10,000 days and night,
10,000 days and night. Right? 10,000 days and night. All the perfumes of Arabia cannot sweeten these little hands. I wandered lonely as a cloud. 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 तो इसका मतलब इसमें हो गया डी. डी वाला जो है ये हाइपरबोली का एग्जाम्पल नहीं है. ये इसलिए नहीं कि आपको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं, तीर नहीं उखाड़े आपने आ रहा है तो. आप ये समझिए कि क्वेश्चन के पैटर्न बता रहा हूँ आपको मैं, कि क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा उसका एग्जाम्पल नहीं है. ठीक. दूसरा क्वेश्चन लिखिए. एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से हो सकता है, समझ गए आप, कि यानी आपको ऊपर कोई फिगर ऑफ स्पीच देगा और नीचे लाइन देके पूछ लेगा. अच्छा, इसमें दोनों हो सकते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है. ये तो कह दिया विच इज नॉट, और हो सकता है विच इज, तो तीन उल्टे देके वैसे पूछ लिया. तो एक तो टेक्निक ये हो सकती है, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से फ्रेम हो सकता है. दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सेकंड. दूसरा लिखेगा सेकंड क्वेश्चन. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड. The breath of autumn. Which figure of speech is used in the above line? ऊपर दी गई लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है? सिमली, लिटोटस, क्यासमस, मेटाफर. ठीक है. तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमें इस प्रकार से हो सकता है कि पंक्ति देके फिर हमसे क्या करे, वो पूछ ले कि भाई इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है. जैसे यह किसका एग्जाम्पल है? मेटाफर का इस्तेमाल है. तो दूसरी हमारी टेक्निक ये हो सकती है. दो टाइप के क्वेश्चन हो गए. तीसरा लिखो क्वेश्चन. A figure of speech a figure of speech can be called if comparison is made. A figure of speech can be called blank if comparison is made.
पर्सोनिफाई, हाइपरबली, लिटोटस, क्यासमस, सिमली। तो फिगर ऑफ स्पीच कैन बी कॉल्ड सिमली इफ कंपैरिजन इज मेड। इसका मतलब ये क्या है, इसको डेफिनेशन के हिसाब से पूछ रहा है, तो डेफिनेशन के टाइप का क्वेश्चन हो सकता है तीसरा हमारा। ठीक है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार का हो सकता है। और लास्ट चौथा लिखिए, फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, which is which is which is correct regarding of metaphor। ऑफ हटा दो, वैसे ठीक है। विच इज करेक्ट रिगार्डिंग मेटाफर, मेटाफर के रिगार्डिंग कौन सा सही है। विच इज करेक्ट रिगार्डिंग मेटाफर, लिखिएगा। थिंग्स आर थिंग्स आर exaggerated, things are exaggerated, things are exaggerated, it is a play with the words, it is a play with the words, it is a play with the words, negative things are negative things are expressed with positive words, it denotes comparison, it denotes comparison, it denotes comparison। तो मेटाफर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सही है। तो थिंग्स आर एग्जैजरेटेड, मेटाफर में चीजें बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। इट इज अ प्ले विद द वर्ड, शब्दों के साथ खेलते हैं इसमें, नहीं ऐसा भी नहीं है। नेगेटिव थिंग्स आर एक्सप्रेस विद पॉजिटिव वर्ड्स, नहीं ऐसा भी नहीं है। ये तीनों में से इसकी कोई विशेषता नहीं है। इसका मतलब इसके रिगार्डिंग कौन सा है, इट डिनोट्स कंपैरिजन। एक तरह से किसको डिनोट करता है, कंपैरिजन को डिनोट करता है। क्लियर है। सो थिंग्स आर क्लियर टू यू कि जब फिगर ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसका मतलब ये 3-4 टाइप के जो मैंने क्वेश्चन बताए इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता किसके रिगार्डिंग, फिगर ऑफ स्पीच। समझ गए। अब हेडिंग डालिए आप सिमली। बात समझ में आ गई क्या सारी। तो यहां तक की कोई बात जिसमें आपको डाउट हो। हमने पढ़ा सबसे पहले कि सबसे मेजर रूप से हमारे पास एक बड़ा टर्म है, बड़ी चीज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी टर्म। क्या बोलते हैं, लिटरेरी टर्म। एक मटका है, जिस मटके का नाम है लिटरेरी टर्म। उस लिटरेरी टर्म में सब कुछ अंदर है। लिटरेरी फॉर्म भी उसी का हिस्सा है, फिगर ऑफ स्पीच भी उसी का हिस्सा है, लिटरेरी टेक्निक भी उसी का हिस्सा है, फिगरेटिव लैंग्वेज भी उसी का हिस्सा है, सब उसी के हिस्से हैं। वर्सिफिकेशन सब सब उसी का हिस्सा है। किसका, लिटरेरी टर्म्स का हिस्सा है। ठीक,
उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो दो देखे। एक लिटरेरी फॉर्म है, फॉर्म का सीधा संबंध कंपोजिशन से है, फॉर्म का सीधा संबंध स्ट्रक्चर से है, फॉर्म का सीधा संबंध जॉनरा से है। ठीक। दूसरा हमने देखा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल उन फॉर्म में होता है जो हम लिटरेरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं ना, उनमें होता है, और उनका इस्तेमाल होता इसलिए है ताकि आपके लिटरेरी फॉर्म को या लिटरेरी स्ट्रक्चर को क्या बनाया जा सके, अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग, इंप्रेसिव, ये सब बनाया जाए। वो बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का। और एक तरह से हम इनको जनरल भाषा में बोल देते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज ही बोल देते हैं इसको। ठीक, ये क्या कहलाता है हमारा, फिगरेटिव लैंग्वेज। फिर हमने पढ़ा फिगर ऑफ स्पीच कि फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन जो है उसमें चार टाइप के हो सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा डेफिनेशन के रिगार्डिंग हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग हो सकता है, और तीसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो हमें एग्जाम्पल वाले हमने क्या पढ़ा कि या तो हमें हो सकता है कि लाइन देके और उससे पूछ ले, और या फिर उल्टा, उल्टा क्या पढ़ा, इस प्रकार से ऊपर फिगर ऑफ स्पीच का नाम देके और ये पूछ ले कि इनमें से कौन से में यूज हुआ है, कौन से में यूज नहीं हुआ है। ऑल क्लियर, बोलो। हेडिंग डालिए सिमली। तो जब भी आपने लिटरेचर पढ़ा होगा या सबसे पहले शुरुआत की होगी पढ़ने में, तो और कुछ सुना नहीं सुना हो, ये जरूर सुना है क्या, सिमली। सबको, सबने सुन रखा है इसको, सिमली को, कि बस और चाहे कुछ आए नहीं आए सिमली जरूर आ जाएगी, देखते पहचान लेंगे कि ये क्या होता है सिमली। चलिए फिर भी आपकी यादों को एक बार पुनर्जीवित करते हैं। और सिमली का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, कंपैरिजन के लिए करते हैं। सिमली जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, कंपैरिजन। इसका मतलब जब आप तुलना करना चाह रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल हो सकता है, सिमली का इस्तेमाल। ठीक, हालांकि तुलना मेटाफर में भी होती है, ठीक है, तुलना कंसीट्स में भी होती है, तुलना सिमले में भी होती है, तुलना सिंपल कंपैरिजन में भी होती है। चार अलग अलग इस्तेमाल किए वर्ड मैंने। एक होता है सिंपल कंपैरिजन, एक होती है सिमली, एक होता है मेटाफर, एक होता है कंसीट। ये सब अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसमें क्या देख रहे हैं, सिमली। सिमली में क्या है, कंपैरिजन है। कंपैरिजन इन द सेंस, जैसे मान लो मैंने कहा राकेश टीचेस, राकेश टीचेस लाइक मुकेश। राकेश टीचेस लाइक मुकेश। राकेश जो है वो किसकी तरह पढ़ा रहा है, मुकेश की तरह पढ़ा रहा है। तुलना है या नहीं है, बोलो, कंपैरिजन है, कंपैरिजन है। और हम ये कह रहे हैं कि कंपैरिजन है, इसका मतलब क्या है, सिमली है। लेकिन ये सिमली नहीं है, ये कंपैरिजन तो है, लेकिन ये कंपैरिजन सिंपल कंपैरिजन है जो आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पढ़ते हैं। अंग्रेजी में आपके सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आपके टॉपिक दिया हुआ है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सिलेबस तो देखा होगा, हाँ, कई कई तो अभी तक देखे नहीं है। फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में नहीं है, फर्स्ट पेपर में आपके टॉपिक दिया डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ राकेश और ये मुकेश दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ है, लेकिन ये कंपैरिजन सिमली नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों एक ही जैसे लोग, कैटेगरी के लोग हैं, दोनों की क्लास सेम है, दोनों की कैटेगरी सेम है। और जब दोनों की कैटेगरी सेम हो तो वहां कंपैरिजन तो होता है, लेकिन दैट इज नोन एज सिंपल कंपैरिजन। वो कोई भी फिगर ऑफ स्पीच के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। तो पहले इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में डालनी है कि जब भी सिमली में कंपैरिजन करते हैं, इसका मतलब दोनों कभी सेम नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग होंगे। समझ गई बात। तो सेम कैटेगरी में सेम क्लास में तुलना नहीं की जा सकती है, तुलना जो होगी वो डिफरेंट चीज में होगी। तो पहली बात तो क्या होगा, बोलो, कंपैरिजन। क्या होगा, कंपैरिजन। दूसरी बात, कंपैरिजन होगा, लेकिन कंपैरिजन किस में होगा,
डिफरेंट कैटेगरी में होगा। कैसी कैटेगरी में? डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट क्लास होगी। कैटेगरी डिफरेंट होगी या क्लास डिफरेंट होगा, अलग अलग के बीच में कंपैरिजन करना है, सेम के बीच में कंपैरिजन कभी नहीं होगा। दूसरी बात। तीसरी बात, जब आप कंपेयर कर रहे हैं और दो अलग अलग कैटेगरी में कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब आप यूं कहें कि राम बहुत अच्छा बोलता है और टाइगर बहुत अच्छा दौड़ता है, ऐसा नहीं है। एक बोलता अच्छा है, एक दौड़ता अच्छा है, तो दोनों में कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन जब भी करना है तो क्वालिटी जो होनी चाहिए वो सेम, वन कॉमन क्वालिटी। दो के बीच में कंपैरिजन आप तभी करेंगे जब दोनों के बीच में कम से कम एटलीस्ट वन कॉमन क्वालिटी है। समझ रहे हो? अगर कॉमन क्वालिटी है तभी कंपैरिजन होगा, डिफरेंट क्वालिटीज का कंपैरिजन नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि मैं अच्छा बोलता हूं और देवेंद्र अच्छा गाता है, दैट इज नॉट अ कंपैरिजन। वैसे भी कंपैरिजन नहीं है क्योंकि वो तो हम दोनों सेम क्लास के हैं, है ना। लेकिन सिमली वाला कंपैरिजन नहीं है मतलब। तो लेकिन फिर भी क्वालिटी की बात करें तो गाने की और पढ़ाने की दोनों की बात हो रही है, इसका मतलब दोनों में कंपैरिजन कभी नहीं है सिमली की फॉर्म में। क्योंकि सिमली में क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? सेम क्वालिटी, और सेम कम से कम एटलीस्ट वन कॉमन क्वालिटी होगी तभी कंपैरिजन होगा। तीन। चौथी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे कंपैरिजन करते समय आप तीन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वर्ड आपका लाइक हो सकता है, एज हो सकता है, सो हो सकता है। ठीक। तो अगर आप किसी लाइन में किसी जगह सिमिली ढूंढना चाहें तो आप ये चार चीज देखना हमेशा। अगर आपको लगता है दैट ऑल दीज फोर qualities or characteristics are available in that particular line or sentence, then you can say that yes, simile is used in that particular line or sentence. अगर इन चार में से एक भी मिस कर रही है, इसका मतलब वो कभी भी सिमली नहीं हो सकती है। यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज फोर लाइन्स। पहला कंपैरिजन होगा, दूसरा डिफरेंट कैटेगरी होगी, तीसरा वन कॉमन क्वालिटी होगी, सेम क्वालिटी वन कॉमन क्वालिटी होगी, और चौथा लाइक एज और सो का इस्तेमाल होगा। ठीक। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। I wandered as a cloud. I wandered as a cloud. ये डेफोडिल्स की पहली लाइन है जो आपके सिलेबस में विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम दी गई है, डेफोडिल्स। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डेफोडिल्स, और ये एक तरह से उसका दूसरा टाइटल भी। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे कि डेफोडिल्स का दूसरा टाइटल क्या है, तो आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, पहले इसी फॉर्म में छपी थी वो। अब इस लाइन को देखिए, आई वॉन्डर्ड लॉनली, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। तो आप गौर से देखेंगे तो यहां दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, एक आई और दूसरा क्लाउड। तो आई और क्लाउड दो लोग हैं। क्या दोनों एक कैटेगरी के हैं? डिफरेंट कैटेगरी के हैं। आई तो अपनी कैटेगरी का है, क्लाउड दूसरी कैटेगरी का है, तो दोनों में कैटेगरी डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। और कह रहा है वॉन्डर्ड, वॉन्डर का मतलब निरुद्देश्य से भटकना। एक तो होता है वॉक करना, घूमना, वॉन्डर का मतलब बिना उद्देश्य से ही भटकना, निरुद्देश्य रूप में। ठीक। तो दोनों ही भटकते हैं ऐसे ही। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहा है मैं भी ऐसे ही भटकता हूं और बादल भी ऐसे ही भटकते हैं। तो दोनों के बिना उद्देश्य के यूं ही घूमने फिरने के, भटकने की तुलना की गई है। बोथ आर भटकीला जीव। कौन? वर्ड्सवर्थ भी और क्लाउड भी। तो इसका मतलब एक क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी? भटकने वाली क्वालिटी दोनों में। तो एक कॉमन क्वालिटी, एक कॉमन क्वालिटी। किसका इस्तेमाल करना है? लाइक का इस्तेमाल करना है, या एज का, या सो का? किसका इस्तेमाल हुआ है? एज का इस्तेमाल हुआ है। तो तीन हो गए, लाइक एज सो का इस्तेमाल हो गया, वॉन्डर कॉमन क्वालिटी हो गई,
आई और क्लाउड दो डिफरेंट कैटेगरी हो गई, और दोनों के बीच में क्या है, कंपैरिजन है। तो हम लिहाजा ये कह सकते हैं कि मिलोड ये क्या है, सिमली है। ठीक, इसमें किसका इस्तेमाल है, सिमली का इस्तेमाल है। क्लियर है? अगर मैं कहूँ राधा सिंग्स लाइक अ बुलबुल, राधा सिंग्स लाइक अ नाइटेंगल, राधा सिंग्स लाइक अ नाइटेंगल, तो राधा मनुष्य है और नाइटेंगल पक्षी है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। राधा सिंग्स लाइक, किसका इस्तेमाल किया, लाइक का इस्तेमाल किया। एक कॉमन क्वालिटी है दोनों में गाने की, बुलबुल भी अच्छा गाती है और राधा भी अच्छा गाती है, इसका मतलब दोनों में हमने कंपैरिजन किया, तो फिर वो क्या हो गई, सिमली हो गई। ठीक, क्लियर? पहला कंपैरिजन, दूसरा डिफरेंट कैटेगरी, तीसरा सेम क्वालिटी, और चौथा कम। ठीक, किसका इस्तेमाल करेंगे, लाइक एज और सो का इस्तेमाल करेंगे। लिखो, बात समझ में आ गई क्या? लिखिए, लिखो, सिमली इज सिमली इज a figure of speech simile is a figure of speech which denotes comparison. Simile is a figure of speech which denotes comparison. सिमली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या डिनोट होता है, कंपैरिजन। सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच डिनोट्स कंपैरिजन। सिमली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है, कंपैरिजन। सिमली को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपमा। रूपक होता है, रूपक मेटाफर, और सिमली उपमा होती है, उपमा। उपमा में उपमेय और उपमान होते हैं, और छोड़ो उतना, आप छोड़ो उसका। तो सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच डिनोट्स कंपैरिजन। किसको डिनोट करता है ये, कंपैरिजन को डिनोट करता है। लिखिए, द फॉलोइंग कंडीशंस आर द फॉलोइंग कंडीशंस आर द फॉलोइंग कंडीशंस आर द फॉलोइंग कंडीशंस आर essential essential आवश्यक, नेसेसरी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सिमली। फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सिमली। सिमली के लिए फॉलोइंग कंडीशंस नेसेसरी हैं। फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सिमली। लिखिए पहला, फर्स्ट पॉइंट। लिखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट लिखिए, पहला, कंपैरिजन। कंपैरिजन, तो सबसे पहली बात तो क्या है, कंपैरिजन है। क्या है, कंपैरिजन। दूसरा, सेकंड, पहला कंपैरिजन, सेकंड डिफरेंट कैटेगरी और क्लास। डिफरेंट कैटेगरी और क्लास, डिफरेंट कैटेगरी और क्लास, डिफरेंट कैटेगरी और क्लास। तीसरा, वन कॉमन क्वालिटी, डिफरेंट कैटेगरी और क्लास। तीसरा, वन कॉमन क्वालिटीज। वन कॉमन क्वालिटीज। और चौथा, यूज ऑफ यूज ऑफ यूज ऑफ लाइक एज लाइक एज और सो।
किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? लाइक, एज और सो। लाइक, एज और सो। कई बार एज डबल भी इस्तेमाल करते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ना। मैं एक सो हो सकता है, एज हो सकता है और लाइक हो सकता है। नोट डालो नीचे। नोट डालिए, लिखो। इफ कंपैरिजन इज मेड, if comparison is made, if comparison is made, if comparison is made between, if comparison is made between same category, if comparison is made between same category, if comparison is made between same category, then it will, then it will fall, it will fall का मतलब it will come, है ना? it will fall under, it will fall under degree of comparison, it will fall under degree of comparison। ठीक है? अगर सेम कैटेगरी में कंपैरिजन हो रहा है, इसका मतलब वो सिमली नहीं है, वो एक तरह से क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए लिखिएगा, लिखिए, लिखिए, राधा सिंह, राधा सिंह, राधा सिंह, SINGS, है ना? राधा सिंह लाइक मीरा, राधा सिंह लाइक मीरा। तो राधा मीरा की तरह गाती है, इसका मतलब ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का केस है एक तरह से। ठीक है? लिख लो ब्रैकेट में, सिंपल कंपैरिजन, नॉट अ सिमली। ब्रैकेट लगा के लिखो आगे इसके, ब्रैकेट लगा लो इसी सेंटेंस के आगे, लिखो सिंपल कंपैरिजन नॉट अ सिमली, सिंपल कंपैरिजन नॉट अ सिमली, सिंपल कंपैरिजन नॉट अ सिमली। लिखिए अगला वाक्य, आई वंडर्ड, आई wondered lonely as a cloud, I wandered lonely as a cloud, this is an example of simile। एक किसका एग्जाम्पल है? सिमली का एग्जाम्पल है। ठीक है? तो यहाँ एग्जाम्पल हमें पता हो गया। वही चार बातें, हम जब भी आप सिमली का क्वेश्चन हल करेंगे तो आप ये चार बातें हमेशा देखनी है, उसमें कंफ्यूज रहेगा ही नहीं। पहला, सबसे पहले देखो कंपैरिजन है कि नहीं है। दूसरा देखो कैटेगरी डिफरेंट है कि नहीं है। तीसरा देखो उनमें एक कॉमन क्वालिटी है कि नहीं है। और चौथा, लाइक, एज या सो का इस्तेमाल हुआ या नहीं है। इसका मतलब क्या है? सिमली। क्या? सिमली है। समझ गए मेरी बात? कर लोगे? अब कल जब आप आओगे तो 5-5 सिमली के उदाहरण लिख के लाओगे, सबकी कॉपी देखूंगा मैं, एक एक 5-5, और एक दूसरे के सेम हुए तो दोनों को मारूंगा खींच के। सबके डिफरेंट एग्जाम्पल होने चाहिए। ठीक है? सबके एग्जाम्पल डिफरेंट। ठीक? और एक एक बात और सुनना, एक अनिल कपूर का सॉन्ग है ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसको सुनना आज जाके, पूरा सुनना 5 मिनट बिल्कुल आंख बंद करके। सिमली सिमली है उसमें, पूरा सिमली, कंप्लीट सिमली, जैसे खिलता गुलाब, जैसे बस क्या क्या वो देखो आप उसमें, है ना? इसका मतलब वो सारा का सारा किसका एग्जाम्पल है? सिमली का। सुनना उसको जाके, है ना? फुल ऑफ सिमलीज, फुल ऑफ सिमलीज है। धन्यवाद, थैंक यू।